डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के साथ अपनी सरकार में वापसी कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की सरकार 4 साल के अंतराल के बाद फिर बनने वाली है। 20 जनवरी को, जैसा कि अमेरिका में नियम है, 4 नवंबर को पोलिंग होती है और 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे। उनकी नीतियां क्या होने वाली हैं, कितना प्रभावित करेंगी? बाइडेन सरकार की जो नीतियां थी, खासकर विदेश नीति के मामले में, अर्थनीति के मामले में, रोजगार के मामले में, उससे कितना बदलाव अमेरिका में आने वाला है, दुनिया की पॉलिटिक्स में आने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ये साफ है कि अगले 4 साल के लिए अमेरिका में नेतृत्व का चेहरा ही नहीं, चाल और चरित्र भी अब बदल जाएगा। ये नेतृत्व ऐसी किसी नीति या संधि की परवाह नहीं करता है जो अमेरिका को विदेश के मोर्चे पर फंसा कर रखे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चुनाव अभियान को देखें तो ये साफ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा उन्होंने दिया। इस वादे के साथ सत्ता में आए ट्रंप घरेलू मोर्चे पर बहुत सारे बड़े बदलाव करने वाले हैं। अमेरिका के घरेलू बदलाव दूसरे देशों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। इसके अलावा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे प्रभावित होगा, उसकी विदेश नीति दुनिया के देशों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। एक संकेत साफ दिख रहा है कि अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। और उसकी एक वजह है कि अमेरिका अब दुनिया के पुलिसमैन की भूमिका से थकता दिख रहा है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से अमेरिका दुनिया के कोतवाल की भूमिका निभाने में कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों से साफ लगा कि सत्ता में आने पर वो दुनिया के सभी गैर ज़रूरी युद्धों से अमेरिका को पीछे खींच लाएंगे। ट्रंप कारोबारी हैं, अमेरिका को एक बड़ी कंपनी की तरह देखते हैं और जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा वो अमेरिका को देखते हैं, उसके नागरिकों का देखते हैं। उसकी कीमत पर दूसरों को नुकसान से उन्हें कोई खास मतलब नहीं रहता, यानी वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध। अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उनसे जब पूछा जाता था कि वो ये कैसे करेंगे तो उन्होंने संकेत दिया कि किसी डील के ज़रिए। लेकिन वो डील क्या होगी, इसका खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया। तो दुनिया के नक्शे पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का असर रूस और यूक्रेन पर दिखने की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? ट्रंप के 2 पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अपने एक रिसर्च पेपर में कह चुके हैं कि अमेरिका को यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन कीव के सामने इसके साथ ही शर्त रखनी चाहिए कि वो रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करे। रूस को शांति की ओर खींचने के लिए अमेरिका समेत पश्चिम देश ये वादा कर सकते हैं कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ट्रंप पर वैसे उनके विरोधी डेमोक्रेट्स ये आरोप लगाते हैं कि वो पुतिन से ज़्यादा करीबी रखते हैं और उनकी ये करीबी यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर ना कर दे और यूरोप को खतरे में ना डाल दे। अब देखना यह है कि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकारों ने जो लिखा है वो ट्रंप की अपनी सोच से कितना मेल खाता है। ट्रंप अमेरिका को सबसे पहले रखने की नीति नेटो का भविष्य भी तय करेगी। ट्रंप दुनिया के तमाम मोर्चों में अमेरिका को उलझे देखना नहीं चाहते। ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने नेटो की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या ट्रंप अमेरिका का नेटो से बाहर खींच सकते हैं? ये देखना दिलचस्प रहेगा। नेटो एक तरह से पूरे पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ तैयार की गई ढाल है जो अब चीन के प्रभुत्व का मुकाबला कर रही है। नेटो में शामिल देश अब इस सामरिक संगठन को लेकर चिंतित होंगे। अमेरिका का एक और लगातार बना हुआ दर्द है पश्चिम एशिया। ट्रंप ने यहाँ भी शांति स्थापित करने का वादा किया है। शांति तभी स्थापित होगी जब गाजा में इजराइल हमास युद्ध खत्म हो, लेबनान में इजराइल हिजबुल्ला युद्ध खत्म हो। ट्रंप कई बार ये दोहरा चुके हैं कि अगर बाइडेन की जगह वो राष्ट्रपति होते तो हमास कभी इजराइल पर हमला ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो ईरान पर इतना दबाव डालते कि वो हमास को फंड ही ना करे। इसका मतलब यह है कि ट्रंप एक बार फिर अपनी पुरानी नीति पर लौटेंगे, जिसमें उनकी पूर्व की सरकार ईरान के साथ परमाणु समझौते से पीछे हट गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त बता चुके हैं। हमास से संबंध रखने वाले अरब देशों के नेताओं के साथ ट्रंप के रिश्ते अच्छे रहे हैं। अब देखना है कि पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप की नीतियां क्या रहती हैं। अमेरिका के सामने पिछले कुछ दशकों में चीन सबसे बड़ी सामरिक आर्थिक चुनौती के बनकर खड़ा हुआ है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते चीन को अपना सामरिक प्रतिद्वंदी बताया था
और अमेरिका में चीन की कई वस्तुओं के आयात पर टैक्स कर काफ़ी बढ़ा दिया था। चीन के साथ ट्रंप का रिश्ता इस बात से भी समझा जा सकता है कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने कोविड को चाइनीज़ वायरस बताया था। चीन को लेकर बाइडेन प्रशासन चौकन्ना रहा है, लेकिन ज़्यादा आक्रामक नहीं। ये अलग बात है कि ट्रंप सरकार के दौरान चीन पर लगाए गए कई टैक्स बाइडेन प्रशासन में भी बने रहे। ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो निर्माण के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में नौकरियां जाने को लेकर वो चीन पर भी निशाना साधते रहे हैं। ट्रंप को लेकर ताइवान भी चिंता में रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने खुलकर ये सवाल उठाया कि क्या अमेरिका को चीन के खिलाफ ताइवान की रक्षा करते रहनी चाहिए। ऐसा लगता है चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका की सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की बाइडेन की नीति ट्रंप से बिल्कुल अलग साबित हो सकती है। इसके साथ एक और खास मामला है ट्रंप को लेकर। ट्रंप पर्यावरण को लेकर भी कहते रहे। पेरिस समझौते को वो अपने पुराने कार्यकाल के दौरान नकार चुके थे। वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, उसकी अगर ग्रीन लेयर कम हो रही है, तो उसके लिए विकसित देश नहीं, विकासशील देश जिम्मेदार हैं और उन पर वो उसके लिए अतिरिक्त बोझ डालना चाहते हैं, भारत, ब्राज़ील जैसे देशों पर। लेकिन क्या ट्रंप की ये जो अदाएँ हैं, ये जो कोतवाल बनने की भूमिका है, ये और कड़ी होने वाली है? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ मेहमान है स्वस्ति राय जी। आपका स्वागत है स्वस्ति, एक बार फिर से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है, ट्रंप टेम्परामेंटल है, हम सब ने देखा है। ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रंप का जो नीतियां हैं वो अमेरिकी विदेश नीति जो रही ट्रंप के पहले 2016 के पहले, उससे बिल्कुल अलग रही, चाहे वो रिपब्लिकन रहे हों चाहे वो डेमोक्रेट रहे हों। तो क्या आपको लगता है कि सेकेंड टेन्योर में विदेश नीति के संदर्भ में आपका ध्यान सबसे अधिक ट्रंप की किस बात की ओर रहेगा? नमस्कार सुमित जी, और आपके सवाल के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा प्राइमर आपने दिखाया अभी। मैं उसको बड़े गौर से सुन रही थी और आपने बड़े पेचीदगी से सारे जो कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं उनको आपने अनरावल किया। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके ट्रम्प का क्या व्यू रहेगा, पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, ये सब लोग इस पे सोच रहे हैं। मेरे अनुसार देखिए, एक तरफ हालांकि एक इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन रेटरिक को देखें तो इलेक्शन रेटरिक जो था, कैंपेन जो रेटरिक था, वो ये था कि ट्रंप ने अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह से दिखाया और ये बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था या जो डेमोक्रेट्स हैं, वो बेसिकली प्रॉब्लम मेकर्स हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है वो वॉर शुरू करते हैं दुनिया भर में कई जगह। दे आर द वंस हु वांट टू पेंट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द इमेज ऑफ अमेरिका। और ट्रंप जो है वो एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में विश्वास रखते हैं, एंड ही इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द बॉयज होम। तो इस तरह की जो एक मैं कहूंगी कि इस तरह का एक इमेजिनेशन जो है वो ट्रंप के इलेक्शन रेटरिक से हर बार मिलता है। लेकिन जब वो वाकई अब बन चुके हैं राष्ट्रपति, तो क्या वो सच में इस तरह का एक आइसोलेशनिज्म, इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी अख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मेरी एनालिसिस है कि ये करना संभव नहीं है, क्योंकि 2016 में जिस तरह की दुनिया में वो आए थे, उससे 2024 की दुनिया दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आपको 3-4 फ़र्क गिना सकती हूँ, जिससे ये समझ में आता है कि क्या लिमिट्स हैं अमेरिका के ऊपर इस वक़्त जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके लिए। पहली बात तो 2016 में जब वो आए थे, तो चाइना का जो वुल्फ वॉरियर जो रूप था, वो किसी ने नहीं देखा था। चाइना ने किस तरह से जो यूनिलैटरली स्टेटस को दुनिया भर में चेंज किया, बाय फोर्स चेंज किया, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट को किस तरह से कोएर्सिव डिप्लोमेसी के रूप में इस्तेमाल किया, इसका एक हमने ये नहीं देखा था। इसके अलावा हमने पैंडेमिक जैसा हमने सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं देखा था पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से। हमने गलवान में 2020 वाला हमने एक्सपीरियंस नहीं देखा था। हमने रशिया यूक्रेन वॉर नहीं देखा था, कन्वेंशनल रिटर्न ऑफ कन्वेंशनल वॉर नहीं देखा था। और साथ में हमने ये भी नहीं सोचा था कि जिस मिडल ईस्ट में नॉर्मलाइजेशन हो चुका है और उसमें भी ट्रंप और ट्रंप के दामाद का बहुत बड़ा रोल था, वहां पे हमास जैसा अटैक हो सकता है इज़राइल के ऊपर। लिहाजा मैं बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, और मेरी नज़र में जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, वो कंप्लीटली एक एक्सट्रीम के रूप में आप उसे ना देखें कि एक तरफ ग्लोबलिज्म है, वो नेशनलिज्म अमेरिका ही कहा गया नहीं है, लेकिन स्वस्ति जी, जी, दुनिया भर के लिए जी, एक तरीके से वो होने वाले हैं जब दुनिया में शांति और समृद्धि की बातें होंगी, लड़ाई और युद्ध की बातें नहीं होंगी, हथियारों की बातें नहीं होंगी, दवाइयों की बातें होंगी। उम्मीद करनी चाहिए कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप जब इतने बड़े मैंडेट के साथ लौटे हैं सत्ता में, उनका सीनेट पे भी मेजॉरिटी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी मेजॉरिटी है, उम्मीद करनी चाहिए अमेरिका
अपने आप को कोतवाल बनने की बजाय दुनिया का बड़ा भाई बन के चलेगा तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया स्वस्ति जी हमसे बात करने के लिए, अपने इनपुट्स देने के लिए।